अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। ब्रोकली की खेती करके कमा सकते हैं अधिक मुनाफा। गेंदा की सफल खेती पर एक किसान का अनुभव। अधिक पैदावार हेतु चना की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। बाजार में फूलों की उपलब्धता वैसे तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन त्योहारों और शादियों के मौसम में इनकी मांग और भी अधिक बढ़ जाती है। और त्योहारों के समय फूलों से मिलने वाले लाभ को देखते हुए किसान इनकी रोपाई उस वक्त करते हैं ताकि अधिक मुनाफा मिल सके। और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान राजेंद्र कुमार गेंदा फूल की फसल से अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। मैं तरह तरह की सब्जी लगाता हूँ, जैसे कि फूल गोभी आ गई, मक्की आ गई बेसीजनी, और टमाटर आ गए। मैं हर फसल तैयार कर, ये जैसे कि मैं एक साल में तीन फसल ले लेता हूँ। जैसे प्याज आ गया, जैसे हर चीज़ लगाता हूँ मैं। जैसे किसान भाइयों, मैंने ये एग्रीकल्चर से जैसे पोली हाउस लगाया मैंने। जैसे सब्जी के कमाई से मैंने कोई लोन ला लिया, और मैंने पहले यहाँ शिमला मिर्च लगाई थी मार्च में। पोली हाउस मैंने लिया था 250 स्क्वायर मीटर का, और मैंने जैसे अभी 4 साल हो गए मैंने पोली हाउस लगाए हुए। मैंने बहुत अच्छी फसल लगाई है। जैसे पहले शिमला मिर्च टमाटर लगाए है, अभी जैसे गेंदे की फसल लगाई है। और दिवाली को इसके फूल सप्लाई करूँगा। जैसे 1 मीटर का हार जैसे 25 से 30 रुपये का बिक जाएगा। और गेंदे की खेती के बाद मैं कुछ और प्लान करके जैसे टमाटर लगाऊंगा। जैसे टमाटर ये गेंदे खेती जैसे दिसंबर तक चलेगी। जैसे दिसंबर में कोरा कारा पड़ता है, तो ये हमारे दिसंबर जनवरी में चलते रहेगी और मुझे अच्छी आमदनी मिलती है। जैसे मैंने ये अगस्त में पनीरी डालती है, अगस्त सितंबर में जैसे ये मैंने लगाया है फूल। और पोली हाउस में इतना अच्छा फूल लगा है, जैसे कि बाहर उतना खुले में भी लगाया मैंने, लेकिन इतना अच्छा पोली हाउस में उतना बाहर नहीं है। जैसे कि बाहर से बूर से पड़ जाए, जैसे बाहर का फूल जो ख़राब हो जाता है, जो अंदर का फूल लगाया वो बहुत बढ़िया और बहुत किस्म का बहुत अच्छी तरह से होता है। मैंने ये पौधे जुलाई अगस्त में लगाए हैं, और बहुत अच्छी तरह से जैसे पानी, और जैसे पहले बर्मी को लगाते हैं, जैसे खाद अपने बनाया मैंने सेट, और वो सप्लाई वो करके देखो कितनी अच्छी खेती। जैसे पानी की उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे पानी भी लगाना पड़ता है, और गुड़ाई नदाई जैसे खाद, जैसे 12 बत्ती आ गई, जैसे बर्मी को वो खाद लगाना पड़ती है। जैसे 2-3 महीने में ये चलते रहेंगे। जैसे दिवाली को हमें अच्छी फसल निकलेगी और बढ़िया जैसे कि आप देख रहे हैं वही है। दिवाली को इसका तुड़ान होगा, दिवाली के बाद जैसे फिर गुरु नानक देव का जन्मदिन आएगा, उसके बाद बस ये चलते रहेंगे सर। जैसे फिर सर्दी में जैसे नुआड़े आते हैं, नुआड़े में हमें 100 रुपये किलो फूल यहाँ से बिक जाते हैं। जैसे सर्दी में हमारा साधन काम होता है कमाने का, और ये चलता रहेगा जैसे फरवरी तक जो हमारा चलता है। उसके बाद हम टमाटर लगाएंगे। इसकी दिवाली को माला बनाई, जैसे 1 मीटर की माला बनाएंगे हम, और
दिवाली को 1 मीटर की माल 25 से 30 रुपये में बन जाती है। जैसे कि दिवाली को हमारा उतना प्रोग्राम वो नहीं होता, जैसे कमाने का साधन नहीं होता, और ये इतना अच्छा साधन है कि दिवाली को हम जैसे 25 से 30 हज़ार रुपये जैसे फूलों का एक दिन में बाज़ार में जैसे ले जाएंगे सवेरे, और जैसे 2-3 घंटे बेच के घर आ जाएगी, और बस दिवाली हम शुभ। किसान भाइयों मैंने जैसे बाहर भी लगाए, और जैसे बाहर हम फसल लेते हैं उसके बाद हम गेंदा फूल लगा देते हैं, क्योंकि इससे बीमारियाँ कम होती है। और जैसे ये हम दिवाली को जैसे 25-30 हज़ार दिवाली को बन जाता है, वैसे फिर हम जैसे बेचते रहेंगे तो 30 से 35 हज़ार जैसे हम घर बैठे कमा लेते हैं। एक गेंदे की खेती में हम 30 से 35 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। और जैसे कि हमने गाय पाली है, उसके जैसे फूल ख़त्म हो जाएंगे तो इसको कटा के जैसे गाय जर्सी गाय भी पाली है, और इसका घास ही बहुत अच्छा होता है। जैसे इसकी पूरा घास जैसे खा खू जाए तो गायें पाई है वो खा लेती है जी, और अच्छा दूध देती है। किसान भाई जैसे आप भी ये खेती करना चाहते हैं तो बहुत भारी फायदा है इसमें, और बहुत जैसे कि बहुत अच्छी हुआ है। गोभी वर्गीय फसलों में अगर ब्रोकली की बात की जाए तो पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के कारण ये सब्जी अच्छे दामों पर बाजार में बिकती है, और इसीलिए प्रदेश में हमारे जो भी किसान इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती करते समय कौन कौन सी वैज्ञानिक तकनीकों को अमल में लाना चाहिए, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BD यादव। किसान भाइयों, ब्रोकली जो कि हरी गोभी के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और ख़ास तौर से ये जो सब्जी है ये अभी सर्दी के मौसम की सब्जी है। अब इसको मुख्य बात है कि हम खेती करनी चाहते हैं तो कैसे करें। पहले तो बात आती है कि हम खेत की तैयारी करें ब्रोकली को लगाने से पहले, क्योंकि इसके हमें पौध तैयार करनी पड़ती है। इसलिए पहले तो हमें पौधशाला के अंदर इसके बीज डाल के उसके बीजों की बुआई करके हमें पौध तैयार करनी है। और पौध तैयार करने से पहले हमें ध्यान देना है कि कौन सी किस्में अपने यहाँ के लिए उचित है। वो है एक तो फिएस्टा F1 हाइब्रिड है जो कि अपने राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी पैदावार देती है और अच्छा इसका उपज होती है। इसके अलावा KTS 1 के नाम से भी है जो अपने यहाँ हिमाचल से निकली हुई किस्म है, और समृद्धि भी है, पालम समृद्धि ये भी वहाँ से है, ये भी अच्छी किस्म है। बीज को उपचारित करके और कतारों के अंदर अपन इसकी बुआई करें, और लगभग 1 महीने में इसकी पौध तैयार हो जाती है। बारी आती है कि हमें इसकी पौध की रोपाई करें, और रोपाई करने के लिए सबसे पहले अपने को ये देखना है कि कितनी दूरी पे उस पे हमें लगाना है। अब यदि हम पौध तैयार कर ली है तो बारी आती है कि हमें खेत को कैसे तैयार करें। तो खेत को तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले गहरी जुताई करें। जुताई करने के बाद में पहली जुताई के समय गोबर का खाद है सड़ा हुआ, वो अच्छी तरह मिलाना है, करीब 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं, और उसके बाद में उसकी जुताई करें। और उसके बाद में इसको उर्वरकों की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैदावार है और उर्वरक की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें देसी खाद गोबर की खाद के अलावा हमें इसके अंदर जैसे कि आपको सुपर फास्फेट है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है, उस खाद की भी आवश्यकता होती है। तो वो खाद भी हमें करीब 100 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश के हिसाब से प्रति हेक्टेयर की दर से हमें इसके अंदर डालना है। तो हमें फास्फोरस जो कि सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा दूसरी जुताई के समय हमें मिलाना है और खेत की अच्छी तैयारी करनी है। उसके बाद में हमें इसकी जो क्यारियाँ बनानी है या उठी हुई क्यारियाँ बनानी है वो हमें बिल्कुल तैयार करनी है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी आप सब्जियाँ लगाएं वो सब बूंद बूंद सिंचाई के ऊपर लगाएं। तो उठी हुई क्यारी बनाएं और उसके ऊपर बूंद बूंद सिंचाई की जो लाइनें बिछा दें। और यदि उसके ऊपर अपन प्लास्टिक की जो मल्च सीट है 25 से 30 माइक्रोन की वो लगा देते हैं तो हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं वो भी इससे दूर हो जाती हैं। और साथ में क्योंकि मल्च से बहुत सारे खरपतवार जो उगते हैं हमारे फसल के बीच में वो नहीं उगेंगे, तो हमारी फसल को जो हम खाद उर्वरक दे रहे हैं वो सारे हमारी फसल को ही काम आएंगे।
इसलिए इसका भी उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रोकली की पौध की रोपाई जो हमें करनी है वो कतार से कतार की दूरी लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर रखें, करीब 1.5 से 2 फीट के बीच में, और पौधे से पौधे की दूरी भी लगभग 1.5 फीट रखें तो हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। परंतु हमें समय पर इसमें सिंचाई करनी है। यदि समय पर सिंचाई करते रहेंगे और बाद में जो नत्रजन खाद है उसकी मात्रा भी हमें समय समय पर देना है। तो नत्रजन की मात्रा मैं बताना चाहूँगा कि नत्रजन हमेशा एक समय में नहीं देवें, इसको करीब 3 या 4 बराबर भागों में बांट के दें तो हमारी फसल को ज़्यादा फायदा करेगी, बढ़वार अच्छी होगी और हमारे जो फूल आएंगे, हेड आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल गहरे हरे रंग के होंगे और उपज भी ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि इस समय मौसम का तापमान जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे इसकी बढ़वार अच्छी होगी और ब्रोकली का जो तोड़ने का समय आएगा वो लगभग दिसंबर के आखिरी में इसके हेड जो तैयार होने लग जाते हैं, तो उनको समय पर तोड़ें, क्योंकि समय पर नहीं तोड़ेंगे तो वो हेड जो है उसके फूल हैं वो बिखरने लग जाएंगे और वो खराब हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही वो गठे हुए बंधे हुए फूल हों तो आपको उसको तोड़ना है और बाजार में ले जाना है। किसान भाइयों, ब्रोकली की जो इस तरह से पैदावार आएगी वो बहुत अच्छी मिलेगी तो हमें ज़्यादा फायदा होगा और ये फसल आपका फरवरी के आखिरी तक चलेगी। तो किसान भाइयों, इस तरह से यदि आप ब्रोकली की खेती करते हैं तो अधिक मुनाफा कमाएंगे और अपना और दूसरे साथियों का, अपने देशवासियों का, प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य भी इससे अच्छा होगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे हरियाणा राज्य के जो भी किसान चना की बुआई करना चाहते हैं तो वो इससे अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब इसकी अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक अनुशंसाओं को अमल में लाकर बुआई की जाए। तो चना की बुआई के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SB शर्मा। जैसा कि हम देखें कि आमतौर पर जो दलहनी फसल हैं उनका आजकल बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है, तो उसमें रबी जो सीज़न होता है, शरदकालीन सीज़न जिसे हम कहते हैं, उसमें चने का सबसे अधिक महत्व है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी इसी फसल का दलहनी फसलों में मिलता है। शरदकालीन बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेकर के अंतिम सप्ताह तक मान के चलते हैं, जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएँ नहीं हैं, और जो सिंचित एरियाज हैं वहाँ पर इसको हम 15 नवंबर तक भी बुआई कर सकते हैं। अब हम देखें कि इसके उत्पादन में मुख्य बिंदु ये हैं कि सबसे पहले तो बुआई के लिए उपयुक्त मृदा का चुनाव करना आवश्यक है। मृदा इस तरह की होना चाहिए कि जिसमें जल भराव न होता हो, क्योंकि दलहनी फसलों में जल भराव सबसे अधिक हानिकारक होता है। दूसरा, इसमें देखें कि कहीं भी क्षारी या उस तरह की मृदा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हल्की मृदा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे जो बुलई दुमट मृदा है उपयुक्त मानी जाती है। अब इसकी तैयारी की बात आती है तो चने के लिए हम कहते हैं कि ज़्यादा जुताइयों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी है वो ढेले युक्त ही अच्छी मानी जाती है, जिससे कि जड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा हवा जाती रहे और ये हवा के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जड़ों में जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को एकत्रित करते रहते हैं। तो मिट्टी के चुनाव में यही ध्यान रखें जब बुवाई के समय उसमें उपयुक्त नमी होना
चाहिए। यदि नमी की ज़्यादा कमी है तो पलेवा जिसे हम कहते हैं और सिंचाई बुवाई से पहले की वो कर लेना आवश्यक है, जिससे कि अच्छा अंकुरण हो सके। इसके बाद आती है कि उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव किया जाए। चने में हम देखते हैं कि दो तरह का उत्पादन करने के लिए उगाते हैं। एक तो देसी चना जिसे कहते हैं आप, और दूसरा होता है काबुली चना। देसी चने में हम देखें कि उत्पादन आमतौर पर प्रजातियों का अच्छा होता है, जिसमें हम देखें इसी के साथ जो काबुली चना है उसमें कि अब हम इसमें खाद और उर्वरक की बात करते हैं। खाद उर्वरक में आप देखेंगे कि इस चने को 20 से 25 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता है और 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर आवश्यकता है। इसी के साथ साथ 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास की आवश्यकता है। फास्फोरस पोटास की संपूर्ण मात्रा बुवाई के समय आप उपयोग कर लेना चाहिए और नाइट्रोजन की भी संपूर्ण मात्रा जो 20 से 25 किलो है वो भी इसी के साथ उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि बीज की कितनी मात्रा लगे। हम देखते हैं कि बीज की मात्रा बुवाई के अनुसार निर्भर करती है। काबुली चने की मात्रा क्योंकि बड़ा दाना होता है इसलिए इसकी मात्रा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है और जो देसी चना जिसे कहते हैं हम उसमें लगभग 75 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आवश्यकता होती है। इसके साथ बीजोपचार परम आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि चने में जो बीजोपचार करते हैं जैसे कहते हैं कि FIR सिस्टम्स, इसके अकॉर्डिंग हम देखें पहले तो हम फफूंद जो बीमारियां लगती हैं जड़ सड़न हो या बीज सड़न वाली उनके नियंत्रण के लिए इसके बीज को उपचार करते हैं। तो इसके लिए या तो आप ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है वायु फंगस है इसकी 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग करके बीजोपचार करें, या हम देखें कि इसमें कार्बनडाजिम फफूंदनाशी है उससे इसके बीज को उपचार कर लेना चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो चने की फसल में आती है उसमें हम कहते हैं कि कल्चर। एक तो राइजोबियम जो कल्चर होता है जो कि नाइट्रोजन की बचत करता है और इसलिए करता है कि उसमें जो मृदा में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ा देता है। तो 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। तो इसको मिलाने के लिए ध्यान रखें कि आप 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ का घोल बनाएं और इसको बीज पे छिड़क देंगे, जिससे कि जो राइजोबियम कल्चर है अच्छी तरह बीज की प्रत्येक सतह पर चिपक जाना चाहिए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि फास्फोरस दलहनी फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उस फास्फोरस के लिए उसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSB फास्फोरस घोलनशील जीवाणु जो आता है उसकी भी 200 ग्राम मात्रा प्रति 10 किलो बीज के हिसाब से राइजोबियम कल्चर के साथ ही मिलाकर उपयोग कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि इस फसल का अच्छा उत्पादन मिलेगा। परंतु ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कल्चर से उपचारित करने के बाद बीज को धूप से बचाना चाहिए। शाम के समय इसको बुवाई करें। बुवाई आमतौर पर किसान हम कहते हैं कि लाइनों में हल द्वारा या फर्टिसीड द्वारा करना चाहिए, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी हम देखते हैं कि 30 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है। बुवाई में देखें कि गहराई इसमें 6 से 7 सेंटीमीटर रखना चाहिए, जिससे कि जड़ों का विकास सही होता है और कम नमी की दशा में भी फसल अपने को सहनशील बनाती है और पौधा मजबूत होता है। तो इस तरह से बुवाई में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद हम देखें कि इसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग की बात आती है तो बुवाई के बाद पेंडिमिथिलिन जो शाकनाशी दवा है इसका उपयोग करना चाहिए। इस दवा की 3.3 लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोलें और इसको जब चने की बुआई हो जाए उसके दूसरे दिन खेत में छिड़काव कर दें स्प्रे मशीन द्वारा। तो उससे हम देखेंगे कि इसमें सक्रिय और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कोई भी नहीं जमते हैं। इस तरह से फसल आपकी अच्छी होती है और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने,
इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। कुक्कुट पालन किसान भाइयों 2 प्रकार का होता है, एक ब्रॉयलर और एक लेयर। ब्रॉयलर मतलब जो मीट के लिए जानवर पक्षी पाले जाते हैं और लेयर जो अंडे के लिए पाले जाते हैं। तो आज हम आपको ब्रॉयलर पालन के बारे में बताएंगे, ब्रॉयलर पालन कैसे किया जाए। तो मैं किसान भाइयों आपको सलाह दूंगा, यदि आप नए किसान हैं और शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत में 1000 पक्षी से ही स्टार्ट करें और एक पक्षी के लिए मिनिमम 1 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए। इसके लिए जगह आप ऐसी लें जो कि थोड़ी बस्ती से दूर हो, क्योंकि थोड़ी बदबू वगैरह आएगी तो बस्ती वाले ऑब्जेक्शन करेंगे। बिजली हो वहाँ पे, पानी की व्यवस्था हो, तराई वाला एरिया ना हो कि बहुत ज़्यादा जलभराव होता हो। आपका एक सेट खाली हो जाए तो उसको ब्लीचिंग पाउडर से अच्छी तरह से भिगो के रखें और उसके बाद फिर उसकी सफाई करें। दूसरी बात, आप फ्यूमिगेशन जिसको धुआं कहते हैं, तो इसमें आप ये फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम परमैंगनेट इनको मिला के और इसका धुआं भी कर सकते हैं। जब आप नया लाट लाएं उससे पहले आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी किसान भाइयों। जैसे आप चावल की भूसी यूज़ करना चाहते हैं, चावल की भूसी यूज़ करें, बुरादा यूज़ करना चाहते हैं, को अवॉइड करें बुरादा। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो बुरादा भी, लकड़ी का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं, छीलन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ भी नहीं मिलता, आपके एरिया में बहुत ज़्यादा मूँगफली होती है तो मूँगफली के छिलके भी आप उसकी जो है बेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो करीब इतनी 1.5 से 2 इंच की आप एक लेयर बना लें। और दूसरी बात, जब आप एक दिन का पक्षी लाते हैं तो आप जानते हैं पक्षी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बाहर निकल के आता है तो वातावरण ठंडा होता है, तो इसको हमें गर्मी देनी होती है। इस गर्मी देने की प्रक्रिया को ब्रूडिंग कहते हैं। तो ब्रूडिंग की व्यवस्था कर लें। अगर लाइट है तो लाइट ब्रूडिंग करें, अगर लाइट नहीं है तो पेट्रोमैक्स वगैरह जला लें और इसकी ब्रूडिंग करें। अब ब्रूडिंग करने का क्या तरीका है, आप जब पहले पक्षी ले आए 1 दिन का, तो सबसे पहले पक्षी बहुत नाजुक होता है, तो उस पर जो आपने बेडिंग मटेरियल जो भी यूज़ किया हो, चाहे भूसी यूज़ की हो, मेनली चावल की भूसी यूज़ करिए, वो सबसे अच्छा रहता है। उसके ऊपर आप पेपर बिछा दें, कुछ 2-3 दिन के लिए अखबार बिछा दें और चारों तरफ थोड़ी दूर तक, जितनी दूर ब्रूडिंग करनी है, आप करीब 1-1 फुट का एक घेरा टाइप का बना दें, चाहे गत्ते से बना दें, चाहे लोहे का बना दें, जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो उससे आप एक घेरा टाइप का बना दें, जिससे कि आपके पक्षी को समान रूप से हीट मिल सके। अब ब्रूडिंग जैसे आप कर रहे हैं, या तो डलिया लेके उसके अंदर बल्ब लगा के करेंगे, तो इसकी हाइट आपको कायदे से एडजस्ट करनी है। कभी कभी हम ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो जानवर गर्मी से मर जाते हैं, कम गर्म करते हैं तो जानवर एक दूसरे पे चढ़ जाते हैं, ज़्यादा गर्मी पाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके लिए आप सही हाइट रखें। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और उसकी जो ग्रोथ है वो कम आती है, या अप्रैल मई में उसकी ग्रोथ नहीं आती, तो इसके लिए वो क्या है कि रिचके की फसल बोएं तो उससे गर्मियों में भी उसको हरा चारा मिलता रहे। तो रिचके की खेती कैसे किसान करे उसके बारे में, कि रिचका एक चारे की महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। अच्छी जल निकास की सुविधा युक्त, अच्छी जल धारण क्षमता वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से 1 जुताई करके फिर 1 या 2 बार देशी हल या हेरो चलाना, जिससे फिर 3 या 4 बार देशी हल या जो बखर होता है, कुल्पा जिसको बोलते हैं, इससे अच्छी जुताई करके खेत को एकदम समतल कर देना चाहिए और भुरभुरा बना लेना चाहिए। अब इसके लिए बीज की मात्रा, रिचके के लिए 15 से 16 किलो बीज प्रति हेक्टर आवश्यकता पड़ती है और 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में बुआई कर देनी चाहिए। और अक्टूबर से नवंबर के मध्य का समय बुआई के लिए सबसे अच्छा माना गया है। रिचका अगर पहली बार बोया गया है तो रिचके के साथ कल्चर का प्रयोग करना जरूरी होता है। कल्चर उपलब्ध नहीं हो
तो अपन जिस खेत में पहले रिचका बोया उसकी ऊपर से मिट्टी की परत लेके उस मिट्टी को 30 से 40 किलो मिट्टी लेकर बीज में मिला देना चाहिए। अमर बेल के जो बीज होते हैं वो पानी नमक के घोल में हल्के होते हैं तो तैर के ऊपर आ जाएंगे, फिर उनको ऊपर को हटा दें और जो आपका ओरिजिनल बीज बचेगा उनको अपन बरसीम और रिचके का उनको अपन खेत में बोने में काम ले सकते। खेत को तैयार करते समय 20 से 25 टन प्रति हेक्टर की दर से गोबर या कंपोस्ट खाद खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए और अंतिम जुताई करते समय खेत में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन 80 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टर की दर से मिला देनी चाहिए। उन्नत किस्में, आजकल रिचके की अनेक उन्नत किस्में बाजार में उपलब्ध है। गर्मी के दिनों में 10 या 12 दिन के अंतर से तथा सर्दी के मौसम में 20 से 25 दिन के अंतर से हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसानों के लिए मुनाफे वाली है कार्नेशन फूल की खेती। मूली की वैज्ञानिक तरीके से खेती पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।